हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर लगाया था उसमें आपको मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया था, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स। उसका मीन्स आपको बताया था कि जो आप पुरातन जो पहले ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है, जो पुराने चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि जो रवायती पहले वाले तरीके चले आ रहे थे, हम उनसे हटके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो जो न्यू मेथड्स आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में मशीनिंग के लिए, मटेरियल को रिमूव करवाने के लिए, जो कि अनवांटेड होता है, तो ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं उनको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें आपको मैंने यूएसएम करवाया था। यूएसएम शॉर्ट फॉर्म था, कंप्लीट नेम था उसका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर ही फर्दर हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है जी। तो आज इसमें देखेंगे मटेरियल को रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ECM। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट यूजफुल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को शॉर्ट में NTM बोल देते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है ये फर्स्ट लाइन के अंदर, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आपका है सबसे न्यूएस्ट आपके पास ये मेथड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज यूज टू रिमूव मेटल एंड अलॉयज विच आर डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू मशीन बाय मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस। अब ये बोलता है, ये आपका जो ECM प्रोसेस है, इससे आप मेटल को रिमूव कर सकते हो, मटेरियल को रिमूव कर सकते हो मेटल और अलॉय से, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट थे या इम्पॉसिबल ही था जिनको मशीन करना से यहाँ पे मीन्स क्या है, उसको स्मूथिंग देना है। मीन्स क्या है, आपने एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना था, बट आप किसी और मशीनिंग प्रोसेस से वहाँ पे मटेरियल को रिमूव नहीं करवा पा रहे, तो वहाँ पे आप ECM आपके पास बेस्ट मेथड है। कैसे है ये आपको आगे जाके लगेगा पता जब आप इसकी वर्किंग पढ़ोगे। ठीक है जी। थर्ड देखिए, द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता था, ये आप पढ़ते आए हो, 10th में आपको होता था। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था, जैसे आपको एक कैथोड एक एनोड आप बना लेते थे और एक के ऊपर आपको मटेरियल को डिपॉजिट करना होता था, लेकिन इसमें डिपॉजिट नहीं करना, इसमें रिमूव करवाना है। इसलिए ये बोला गया है द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर 10th में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस ECM समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस ये उससे रिवर्स प्रोसेस है। वहाँ पे मेटल को डिपॉजिट किया जाता था, जमा किया जाता था, और यहाँ पे रिमूव करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मशीनिंग प्रोसेस इज बेस्ड माइकल फैराडेस क्लासिकल लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये आप पढ़ के आए हो पहले, माइकल फैराडे के आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के लॉस होते थे, यही 10th में भी आपने पढ़ा था, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर यहाँ पे करके आए हैं उन्होंने फिजिक्स में ये पढ़ा हुआ है। रिक्वायरिंग बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड, वही आ गया आपके पास, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड एनोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो वहाँ पे सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अ गैप एंड अ सोर्स ऑफ DC पावर ऑफ सफिशेंट कैपेसिटी। एक पावर सोर्स होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे फ्लो करवाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ECM का। आगे देखिए, ये एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है इसको समझने के लिए। ओके, आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको एक प्रोसेस फाइनल एग्जामिनेशन में आता होता है, उसमें आपने उसका पहले थोड़ा सा बता देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है, उसके बाद उसका आपके पास कंस्ट्रक्शन आएगा, डायग्राम आएगा, फिर उसका आपने वर्किंग बताना है, एंड देन एप्लीकेशन आ जाएगा, एडवांटेजेस आ जाएगा एंड डिसएडवांटेजेस आ जाएगा। सब में ये कॉमन रहेगा, आपके पास 4-5 मशीनिंग मेथड है, सब में ये कॉमन ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि बात किया था इस स्लाइड के अंदर, ये लास्ट वाले पॉइंट के अंदर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए DC पावर सोर्स बोला गया था ना, तो यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, DC पावर सप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट आ गया। ठीक है, ये बाहर जो कंटेनर आपके पास टैंक आ गया। ठीक है, ये टूल है। ठीक है, ये वर्क पीस आ गया आपके पास, ये वर्क पीस आ गया, ये आपके पास टूल आ गया, ये पंप आ गया जो पानी को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को सर्कुलेट करता रहेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, एक नेगेटिव टर्मिनल दे रखा है। जो वर्क आपका है यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो आपका यहाँ पे टूल है वो नेगेटिव है। ठीक है,
अब आपको जैसा भी शेप चाहिए फाइनल वर्क पीस के अंदर, आपने जैसा भी कट लगाना है वैसा ही टूल आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो जैसा टूल का टिप होगा वैसा ही आपका वर्क पीस के ऊपर शेप बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टूल का शेप ऐसा था, तो उसने क्या किया, वर्क पीस आपका एक पहले कंप्लीट ये ब्लॉक था एक, तो इसमें क्या है यहाँ पे एक कैविटी फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का डायग्राम। इसका फर्दर वर्किंग करेंगे, वर्किंग आपका इजी है, आप देखने से, डायग्राम देखने से ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए वर्किंग ऑफ ECM। इन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ECM द कैथोड इज टूल शेप्ड मिरर इमेज ऑफ वर्क पीस एंड एनोड इज द वर्क पीस। वही आपका नेगेटिव था, ये आपका कैथोड हो गया जो आपका टूल था, और प्लस आपका ये वर्क पीस है, ये आपका एनोड हो गया। ओके, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो टूल था आपका और जो वर्क पीस था, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे गैप रखा गया है। ठीक है ना, अब ये गैप में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करके मटेरियल को यहाँ पे रिमूव करवाएंगे। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे बोला था ना, आपको एक गैप यहाँ पे मेंटेन करना होता है, आपको एक गैप चाहिए होता है। वो गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और उसी गैप की यहाँ पे बात की गई है। देखिए अ गैप 0.05 टू 0.7 mm। देखिए अब कितना कम है ये गैप। ठीक है ना, बोलते जनरली क्या है 0.05 से लेके 0.7 mm तक ये गैप रहता है यहाँ पे। इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस एंड द इलेक्ट्रोलाइट फ्लो थ्रू द गैप एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 to 60 मीटर पर सेकेंड एंड इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलता है जो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे ये फ्लो करता है एट ए वेलोसिटी ऑफ 30 to 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये फ्लो करेगा आपका टूल और वर्क पीस के बीच में, और ये क्या करेगा, सर्किट को आपके कंप्लीट करेगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइट इज पम्प्ड एट हाई प्रेशर ऑफ 20 kgf डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थ्रू द गैप। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको पंप करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने पंपिंग सिस्टम भी दिखाया था, देखिए। ठीक है ना, ये आपका पंपिंग सिस्टम था जो कि इलेक्ट्रोलाइट को आपका यहाँ पे पंप करता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी सर्कुलेटेड एट अ रेट सफिशिएंट हाइट टू कंडक्ट करंट बिटवीन देम एंड टू कैरी हीट। बोलता है जो इलेक्ट्रोलाइट आपका सर्कुलेट एक प्रॉपर रेट पे करते रहना चाहिए, ताकि वहाँ जो कि वो वहाँ पे करंट है उसको वहाँ पे पास कर सके, एंड जो वहाँ पे हीट जनरेशन होगी तो उसको भी साथ में कैरी करता रहे। मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस बाय डिसोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेटल रिमूव हो रहा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में ही घुलता रहेगा, डिसोल्यूशन इसका होता रहेगा। ओके, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 to 40,000 एम्पियर एट। आपको इसका ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है करंट वगैरह, ये वैसे भी वहाँ पे याद रखना डिफ़िकल्ट रह जाएगा। बेसिकली आप डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए यहाँ पे जस्ट ओनली। देखिए ये आपका इनिशियल स्टेज है, मींस स्टार्टिंग। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वर्क पीस आपका क्या होगा, पहले आपका जो वर्क पीस है वो आपके पास इस शेप में होगा, लेकिन जैसा टूल का टिप होगा वैसा वहाँ पे कट लगता जाएगा। ओके, तो ऐसे ही जो ये वाला स्लाइड है यहाँ पे दो डायग्राम दिखाया गया है। देखिए जो वर्क है, पहले देखिए वर्क अपना सिंपल सॉलिड ब्लॉक था एक, और टूल देखिए टूल का शेप अनइवन है आपके पास, ये आपका टूल का शेप दिखा रखा है आपको। ठीक है ना, तो मीन्स जो वर्क पीस है आपको वहाँ पे ऐसा कट लगाना है। ठीक है ना, और ये आपका देखिए स्टेडी स्टेट ऑफ ECM मीन्स कुछ टाइम के बाद में। देखिए अब यहाँ पे देखिए वर्क पीस आपका पहले क्या था, सॉलिड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कट बन चुका है। मीन्स जैसा आपको फाइनल शेप चाहिए था, आपका टूल का टिप वैसा था और उसने वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर दिया है। ओके, देखिए समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों डायग्राम से आपको क्लियर कट पता लग जाएगा, ये स्टार्टिंग फेस है, इनिशियल फेस है, ये फाइनल फेस है आपका, जब आपका वहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड शेप था वो बन चुका है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब यहाँ पे होता क्या है, जनरली क्या है, इसमें केमिकली रिएक्शन होते हैं, मेटल रिमूव होता है, तो वही यहाँ पे दिखाना है हमने। देखिए इन द इलेक्ट्रोलाइट सर्किट द इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम द वर्क पीस थ्रू द पावर सप्लाई टू द टूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द कैथोड लिबरेट हाइड्रोक्सल आयंस एंड फ्री हाइड्रोजन। अब आपको पता है वाटर आपका वहाँ पे H2O होता है, तो वो यहाँ पे आयंस में टूट जाता है। The hydroxyl ion combine with the metal ion of the anode to form insoluble metal hydroxide and material is thus removed from the anode। अब आपने वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल रिमूव करना था और वर्क पीस आपका क्या था, एनोड था। तो यहाँ पे देखिए वही हो रहा है,
जो आपके हाइड्रोक्सिल आयन थे वो क्या कर रहे हैं, मेटल आयन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और मटेरियल आपका क्या है, रिमूव हो रहा है फ्रॉम एनोड से। एट कैथोड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये आपका कैथोड क्या था, टूल था, तो टूल के ऊपर आपका ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए एम प्लस यहाँ पे मेटल को शो करवा रहा है और ई माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है ना। देखिए एम डिनोट मेटल, H2 हाइड्रोजन वैल्यूएशन है। देखिए ये मेटल वाला हो गया, ये आपका हाइड्रोजन वाला हो गया, ओके। देखिए एट एनोड, अब एनोड के ऊपर कौन सा हो रहा होगा यहाँ पे। अब एनोड ने क्या करना है, अपना जो मटेरियल है उसको रिमूव करवाना है। एट एनोड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेलोजन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए यहाँ पे एम प्लस और इलेक्ट्रॉन, मेटल डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, मेटल टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आपका वही आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 क्लोरीन का यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो वो HCl होता है आपका, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन आया है, ठीक है ना। एज एन एग्जाम्पल इन मशीनिंग ऑफ आयरन इन NaCl। देखिए इलेक्ट्रोलाइट आपके डिफरेंट है, देखिए NaCl, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट एट द कैथोड एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट आर FeCl2 FeOH2। ये डिपेंड करता है आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे रिएक्टेंट टूटते जाते हैं, ओके। अगर ये सारा फंडा क्लियर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर ऊपर से जा रहा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ पे इसका वर्किंग क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये याद कर सकते हो तो और भी बेटर है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ओके। आगे देखिए एलिमेंट्स ऑफ ECM। अब एलिमेंट्स ऑफ ECM मीन्स आपको यहाँ पे बेसिकली क्या कुछ चाहिए होता है, कैथोड एनोड हमें पता है, तो वही आगे देखिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसने क्या करना है, वहाँ पे फ्लो करवाना है, सर्किट को कंप्लीट करवाना है। टूल आपका कैथोड था, ज़रूरी है। वर्कपीस आपका एनोड था, और एक आपको पावर सप्लाई चाहिए था। तो बेसिकली आपके यहाँ पे ये 4 चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए एलिमेंट्स ऑफ ECM। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। देखिए सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट था। कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड आर सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपके सारे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो यूज़ में लाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है जी। आगे दी सॉल्यूशंस ऑन रिएक्शन प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्लज। बोलता है जब भी इनका रिएक्शन होता है तो ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्लज, जो कि स्लज की फॉर्म में बनता है, ओके। ये क्या है, सॉल्युबल नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहता है वहाँ पे। द मेन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ECM आर। अब फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए इट कैरीज द करंट बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, ये हमने पहले ही बताया था आपको, सर्किट को कंप्लीट करवाता है। ये क्या करेगा, जो करंट है उसको टूल और वर्क पीस के बीच में पास करवाता है। इट रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ मशीनिंग एंड अदर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फ्रॉम द कटिंग रीजन। अब जहाँ पे टूल और वर्क पीस के बीच में गैप बहुत कम है, तो वहाँ पे मटेरियल जो रिमूव हो रहा है तो उसको हमने वहाँ से सेपरेट भी करना होगा, किसी और प्लेस पे भी लेके जाना होगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पे मशीनिंग के साथ, मीन्स जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उसको वो कहीं और लेके जा रहा है। देखिए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है उनको कटिंग रीजन से दूर लेके जाएगा। इट डिसिपेट हीट, वही यहाँ पे हीट भी जनरेशन होगा। जैसे कूलिंग वाटर आप कूलेंट यूज़ करते थे, आप वर्कशॉप के अंदर आप काम करते थे जनरली, वहाँ पे तो हीट होता था, उसको रिमूव करने के लिए वहाँ से आप कूलेंट यूज़ करते थे, तो वही यहाँ पे है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो एज ए कूलेंट भी काम करेगा, मीन्स जो हीट है उसको भी डिसिपेट वहाँ से करेगा, ठीक है जी। तो ये उसके कुछ फंक्शंस हो गए ECM के। उसके बाद आ गया, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होगा। तो देखिए अब इसे सर्किट कंप्लीट करवाना है, मीन्स इसका जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, नॉन टॉक्सिक हो, जहरीला ना हो, और केमिकल स्टेबल हो, ऐसा ना हो वहाँ पे रिएक्शन करके ये अपना जो प्रॉपर्टीज है उसी को लॉस कर दे, तो मीन्स ये स्टेबल होना चाहिए। नॉन कोरोसिव हो, जंग नहीं लगना चाहिए इसके कारण, ठीक है ना। लो विस्कोसिटी होनी चाहिए और हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होनी चाहिए, जो कि हम ECM में यूज़ करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, हाई वेलोसिटी फ्लो ओवर द इलेक्ट्रोड सरफेस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ ECM। जो हम इससे पहले भी स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, जो वेलोसिटी था वो 30 मीटर पर सेकंड टू 60 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बोला गया है।
हाई वेलोसिटी फ्लो आपका होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट क्राउडिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डिब्रीस ऑफ मशीनिंग। अगर हाई वेलोसिटी होगा तो वहाँ पे क्राउडिंग नहीं होगा, वो फ्लो करता रहेगा साथ के साथ में। ओके, नेक्स्ट आपका टूल आ गया। टूल आपका कैथोड था और वर्कपीस आपका एनोड था। तो देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल मटेरियल्स आर कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, कॉपर, टंगस्टन एंड स्टेनलेस स्टील्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज मेड ऑफ साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइट भी आपके पास काफ़ी तरीके का था, ठीक है ना। देखिए काफ़ी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट था ना। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट में आपके साल्ट हो गए सोडियम और पोटाशियम के, आप जनरली यूज़ करोगे कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम, कॉपर, टंगस्टन, स्टेनलेस स्टील्स। ये सब आपके एज ए टूल यूज़ होंगे। टाइटेनियम हैज़ बीन फाउंड टू बी द मोस्ट सुटेबल टूल वेयर द इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द टेंडेंसी टू एनोडाइज द टूल एज इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपका वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ में हो रहा है तो आप टाइटेनियम को लेके आओगे, क्योंकि ये आपका मोस्ट सुटेबल टूल है। ओके, द अदर टूल मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम एंड टंगस्टन कार्बाइड। ये सभी भी आपके टूल्स हो गए जो आप वहाँ पे यूज़ में लाओगे। द एक्यूरेसी ऑफ द टूल शेप डायरेक्टली इफेक्ट द वर्कपीस एक्यूरेसी। अब जितना टूल आपका एफिशिएंट होगा, अब आपको पता है जो आपका वर्कपीस के ऊपर आपने शेप क्रिएट करना है वो आपका मिरर इमेज होता है टूल का। मीन जैसा टूल का शेप होगा, टूल टिप होगा या टूल जैसा आप यूज़ में लाओगे फाइनल शेप के लिए, तो वही आपका वर्कपीस के ऊपर कटिंग होगा। तो मीन्स जितना टूल शेप आपका एक्यूरेट है उतना ही आपका वर्कपीस एक्यूरेट रहेगा। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग आर टू मेथड्स ऑफ टूल शेपिंग। अब टूल को भी शेप देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस को यूज़ में लेके आते हो, ठीक है जी। आगे देखिए, द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द टूल मटेरियल इन ECM। अब टूल मटेरियल आपने कैसा लेना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये आ गया। देखिए, इट शुड बी कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है, इसको भी गुड कनेक्टर होना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे फ्लो करवानी है। इट शुड बी रिजिड इनफ टू टेक अप द लोड ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। और वहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट को पास करवाना है, तो अगर हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जो आपका टूल है वो रिजिड हो, उसके साथ में विदस्टैंड करे जो हाई प्रेशर वहाँ पे यूज़ में लाया जा रहा है। इट शुड बी केमिकली इनर्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट। केमिकली इनर्ट हो, इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए वहाँ पे। इट शुड बी ईजिली मशीनेबल टू टेक इट टू द डिज़ायर्ड शेप। अब पहले हमें टूल का भी शेप बनाना पड़ेगा ना, जो हमें फाइनल शेप चाहिए वर्कपीस के ऊपर। तो टूल भी हमने ऐसा लेना है कि जिसको हम ईजिली मशीनेबल कर सकें, मशीनेबल करके हम डिज़ायर्ड शेप में ला सकें। तो ये सारा आपका था कैथोड मीन्स टू से टूल के बारे में। अब आपका वर्कपीस आ गया जो कि आप यहाँ पे एनोड के यूज़ में लेके आओगे। वर्कपीस शुड बी कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों ही कनेक्टिव यहाँ पे गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपका, चाहे इलेक्ट्रोलाइट था, चाहे आपका टूल था, चाहे आपका वर्कपीस है। वर्कपीस शुड बी कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लिमिटेड टू मेटल्स ओनली, क्योंकि मेटल्स ही आपके कनेक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, मटीरियल रिमूवल रेट, इसको आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको क्या रखिएगा MRR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MRR। MMR स्टैंड फॉर मटीरियल रिमूवल रेट, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपका जितना मटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा उतना ही आपको बस वहाँ पे गुड एक्यूरेसी मिलेगी। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूला को यहाँ पे, ठीक है जी। पावर सप्लाई, लास्ट आपका पावर सप्लाई था, यहाँ पे हम डायरेक्ट करंट DC करंट यूज़ करते हैं। वोल्टेज आपका 2 से 35 वोल्ट के बीच बीच में रहता है। करंट आप 50 से 40,000 एम्पियर के बीच में देते हो। ये आपका करंट डेंसिटी आ गया, ठीक है। इसको भी अगर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेसिकली यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स ऑफ ECM थे ये आपको 3 सबसे ज़रूरी है, आपने इनको याद में रखना है। इलेक्ट्रोलाइट, कैटूल और वर्कपीस। DC पावर सप्लाई भी है, बट अगर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो 3 आपके सफिशेंट हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया एक्यूरेसी ऑफ ECM। अब एक्यूरेसी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, आपका वहाँ पे वोल्टेज कितना है, फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है। अब आप वर्कशॉप के ऊपर वर्कशॉप के अंदर काम करते रहे हो, ठीक है ना। जितना आपका टूल वर्क पीस के पास में जाएगा उतना ही आपको वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। तो वही आ गया आपका फीड रेट। मीन्स आपका जो टूल है वो वर्क पीस के पास अप्रोच कर रहा है तो उसके कितना पास तक जा रहा है, तो वो आपका फीड रेट हो गया। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कितना टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि आपका जो टूल है वो एक्यूरेटली बना होना चाहिए। अगर टूल एक्यूरेट है तभी आपका वर्क पीस भी एक्यूरेट बन पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसमें तो रिप्लिका बनवाना है ना, मिरर इमेज ही बनना है वर्क पीस के ऊपर, तो जो टूल का है तो ये टूल शेप के ऊपर भी डिपेंड यहाँ पे करेगा। ओके,
एप्लीकेशंस, अब ECM आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ECM इज़ हाई एक्यूरेसी डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन वही है, अभी आपको मैंने पहले ही बोला है कि मिरर इमेज बनेगा, मीन्स डुप्लीकेट तैयार करेगा, बिल्कुल अपना जो जैसा टूल होगा वैसा ही वर्क पीस के ऊपर ये कट लगाएगा, उस मटेरियल रिमूव करेगा। तो मीन्स जहाँ भी आपको हाई एक्यूरेसी डुप्लीकेशन चाहिए वहाँ पे आप ECM को यूज़ में लेके आओगे। बिकॉज यहाँ पे टूल का तो कोई वियर होना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, बिकॉज देयर इज़ नो टूल वियर, टूल वियर तो यहाँ पे होगा ही नहीं। इट कैन बी यूज रिपीटेडली विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज़ कॉमनली यूज्ड ऑन थिन वॉल्ड इजीली डिफॉर्मेबल एंड ब्रिटल मटेरियल बिकॉज दे वुड प्रेफरेबली डेवलप क्रैक्स विद कन्वेंशनल मशीनिंग। और जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, अगर आप उनको कन्वेंशनल मीन्स जो पुराने अपने मशीनिंग मेथड हैं उनके साथ में वर्किंग करोगे उनके ऊपर, तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो ECM उसके लिए बेस्ट मेथड है आपका। इट इज़ यूज्ड इन मशीनिंग ऑफ हार्ड हीट रेजिस्टिंग अलॉयज़। हार्ड हीट रेजिस्टिंग अलॉयज़ के लिए इसको काम में लाया जाता है। कटिंग कैविटीज़, अगर आपने कैविटीज़ को कट करना है या होल्स को बनाना है तो उसको काम में लेके आया जाता है। कैविटी का वर्ड तो मैं आपको शुरू से यूज़ करते आ रहा हूँ, जब से हमने ये आज का लेक्चर स्टार्ट किया है, ठीक है ना। एनी कनेक्टिंग मटेरियल कैन बी मशीन बाय दिस मेथड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मेन फंडा था, तो वही कनेक्टिव है, तो कनेक्टिंग मटेरियल जो भी है उसको हम अच्छे से मशीनिंग कर सकते हैं। अब आ गया नेक्स्ट इसका एडवांटेज, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ECM के आपके पास। देर इज़ नो कटिंग फोर्स, यहाँ पे हमने कटिंग फोर्स को देखा नहीं है, तो वही आ गया, देर इज़ नो कटिंग फोर्स, देयर फॉर क्लैंपिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द फॉर कंट्रोल्ड मोशन ऑफ द वर्क पीस। अब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हमें क्लैंप भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अगर फोर्स लगता है तभी हमने टूल या मटेरियल वर्क पीस को वहाँ पे क्लैंप करना पड़ता था, तो क्लैंपिंग डिवाइस की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। इट कैन मशीन कॉन्फ़िगरेशंस विच इज़ बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। जो भी आपकी ज्योमेट्री थी, शेप था, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से नहीं बन पाती थी, वो आपकी ECM से बन जाती है। हाईली एक्यूरेट है, ये तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। टूल वियर होना नहीं है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी। रिलेटिवली फास्ट, ज़्यादा फास्ट हैं। कैन मशीन हार्डर मेटल दैन द टूल, जो टूल है टूल से भी हार्डर मेटल को आप यहाँ पे कर सकते हो। जनरली क्या होता है, जो टूल होता है जितना हार्ड वो है अपने से सॉफ्ट चीज़ों को कट करेगा ना। अगर किसी हार्ड चीज़ को कट करना पड़ गया वो कहाँ से कट कर देगा। एक आयरन को आपने वुड के साथ कट करना है तो कैसे कर दोगे, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम इलेक्ट्रॉन से होना है, करंट से होना है। एक्सट्रीमली थिन मटेरियल्स कैन बी ईजिली वर्कड विदाउट डिस्टॉर्शन, जो बहुत थिन मटेरियल होते हैं उसको भी हम यहाँ पे काम में ला सकते हैं। टूल वियर इज़ नियरली एब्सेंट, टूल वियर तो होना ही नहीं है, यहाँ पे पहली बात किया है। और सरफेस फिनिश बेस्ट मिलता है इसके अंदर में, ओके। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेज देखिए, हाई एनर्जी कंजप्शन, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है ना। DC पावर सोर्स लगा रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। नॉन कनेक्टिंग मटेरियल्स कैन नॉट बी मशीन्ड, अब हम पहले ही बोल के आए हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे टूल हो चाहे वर्क पीस हो, सब आपको कनेक्टिंग चाहिए। तो अगर नॉन कनेक्टिंग है मटेरियल तो आप उसके ऊपर काम कर नहीं सकते इसके अंदर। करोजन एंड रस्ट ऑफ ECM मशीन कैन बी हजार्ड्स बट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ पे क्या है, क्रोजन और जंग लगना होता है बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट यूज में ला रही हैं, बट उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन वही है, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये आपके ECM के डिसएडवांटेज थे, ठीक है जी। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, आपके पास जो ये NTM हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स हैं, इसमें इंट्रोडक्शन, डायग्राम, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सबके अंदर ये आएगा कॉमन। और एक मशीन आपको फाइनल एग्जाम में आती ही आती होता है, एक मशीनिंग प्रोसेस, तो उसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा। कुछ भी समझ ना आए देन यू कैन आस्क मी, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट मशीनिंग प्रोसेस को लेके। चलिए, टिल देन बाय बाय।